नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। बुलेटिन में आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए जरूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले। अब तक 701 लोग नए वेरिएंट से बीमार हो चुके हैं। केरल में 7, तेलंगाना में 7 और पुडुचेरी में 2 ओमाइक्रॉन के नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में 2 जून के बाद सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से दहशत है। 24 घंटे में 496 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को राजधानी में 50% केस में इजाफा हुआ है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर आज शाम डीडीएमए की बैठक है। उपराज्यपाल अनिल बैजल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल समेत हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अधिकारी शामिल होंगे। मुंबई में भी कोरोना संक्रमण में जबरदस्त तेजी आई है। एक दिन में 1377 नए मामले सामने आए हैं, जो सोमवार के मुकाबले 70% ज्यादा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6450 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 293 मरीजों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 75,456 है। पिछले 24 घंटे में 72,87,547 लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है। आज शाम पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण पर भी पीएम मंथन कर सकते हैं। देश में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल अब भी जारी है। मंगलवार को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। इस दौरान मंडाविया ने डॉक्टरों से हड़ताल रद्द करने की अपील की, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि पहले डॉक्टरों पर दर्ज एफआईआर वापस हो और दिल्ली पुलिस लिखित रूप में माफी मांगे, तभी हड़ताल की वापसी होगी। नागालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 ग्रामीणों की मौत मामले में भारतीय सेना का एक जांच दल आज घटना स्थल का मुआयना करेगा। इससे पहले सेना ने कहा है कि नागालैंड के मोन जिले में 4 दिसंबर को हुई गोलीबारी की घटना में लोगों की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जांच जल्दी पूरी हो, इसके लिए सभी प्रयास जारी है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश पर टाइम्स ऑन भारत की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जर्मनी में गिरफ्तार आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी दिल्ली को टारगेट कर बड़ी आतंकी घटनाओं की अंजाम देने की फिराक में था। हैदरपोरा मुठभेड़ की जांच कर रही एसआईटी की विशेष टीम ने सुरक्षा बलों को क्लीन चिट दी है। सुरक्षा बलों को क्लीन चिट मामले पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं। महबूबा ने कहा है कि खुद ही कातिल और खुद ही मुलजिम, तो फिर किस बात की जाँच। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में आज केंद्रीय चुनाव समिति की टीम बड़ी बैठक करेगी। इस मीटिंग में सभी जिलों के डीएम और एसपी को बुलाया गया है। राज्य निर्वाचन कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी के 4 जिलों का सीएम योगी दौरा करेंगे। लखनऊ, फर्रुखाबाद, अमरोहा और गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी। प्रियंका गांधी फिरोजाबाद में महिलाओं से आज संवाद करेगी। गिरधारी इंटर कॉलेज में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ महिला सम्मेलन को प्रियंका वाड्रा संबोधित करेगी। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्नाव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा है कि उनकी सरकार बनती है तो साइकिल से एक्सीडेंट होने या फिर सांड के हमले की वजह से मौत होने पर पीड़ित के परिवार वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ सबके नाम बदल रहे हैं। अकबर इलाहाबादी का उपनाम बदलकर प्रयागराजी कर दिया गया है। इसके जवाब में यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अध्यक्ष ने कहा है कि आयोग की हिंदी और अंग्रेजी की वेबसाइट हैक हो गई थी। हिंदी की वेबसाइट में उपनाम को सही करा लिया गया है, जबकि अंग्रेजी की वेबसाइट में उपनाम को सही किया जा रहा है। गुजरात के साबरमती जेल में माफिया डॉन अतीक अहमद से ईडी की टीम ने पूछताछ की है। अतीक अहमद से अफसरों ने संपत्ति और सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई है। रेप मामले में कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को हाईकोर्ट के इंदौर बेंच से जमानत मिल गई है। करण मोरवाल पर 27 साल की लड़की ने
रेप का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कलेक्टर ने अपना और कुछ अन्य अधिकारियों के वेतन रोकने का आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर नागरिकों की शिकायतों के निपटारे में हो रही देरी से नाराज होकर कलेक्टर ने दिसंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिला कोषाध्यक्ष को इस आदेश का पालन करने का निर्देश भी दिया है। समीर वानखेड़े ने बम्बई हाईकोर्ट से जाति प्रमाण पत्र वेरीफाई करने के लिए और अधिक समय की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक महादेव कांबले ने वकील नितिन सतपुते के माध्यम से बम्बई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बचपन का प्यार गाना फिल्म सहदेव दिर्दो सुकमा में सड़क हादसे में जख्मी हो गया है। कलेक्टर और एसपी सहदेव का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। वही सिंगर बादशाह ने कहा है कि परिवार से उनकी बात हुई है और सहदेव को हर संभव मदद दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों में महिला बाल विकास विभाग में बम्पर भर्ती निकली है। महिला सुपरवाइजर के 200 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। इन पदों के लिए महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। व्यापम.cgstate.gov.in पर जाकर ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। केंद्र की ओर से जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के 10 जिलों को चुना गया है। इसमें दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी शामिल है। सरकार का मानना है कि जलवायु में हो रहे परिवर्तन का प्रभाव खेती पर भी पड़ा है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में जलवायु अनुकूल खेती कारगर पहल हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है। राज्य सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से सरकार ऐसे युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देगी, ताकि युवा अपना खर्च चला सके। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पात्र युवाओं को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया है। छात्र परीक्षा फॉर्म में आगामी 15 जनवरी तक ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। एमपी के गुना में आज रोजगार मेला आयोजित होगा। 18 से 30 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवा इस मेले में भाग ले सकते हैं। रोजगार मेले में कई निजी क्षेत्र की कंपनियां शिरकत कर रही है, जो युवाओं को रोजगार का मौका देगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीएमए की बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर के चर्चा की जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में 2 जून के बाद सबसे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं और यहां पर मंगलवार को 24 घंटे में कोरोना के 496 नए मामले दर्ज किए गए। कई महीनों बाद दिल्ली में मामले भी ज्यादा आ रहे हैं और संक्रमण दर में भी इजाफा हो गया है। सोमवार को राजधानी में 331 नए केस दर्ज किए गए थे, जो कि चर्चा का विषय है। देश में ओमाइक्रॉन के मामले खतरनाक तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में ओमाइक्रॉन के मामलों का जो आंकड़ा है वो भी 700 के पार जा पहुंचा है। देश में ओमाइक्रॉन के कुल केस 701 हो गए हैं। केरल की बात करें, केरल में 7 और तेलंगाना में 7 नए केस मिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी ओमाइक्रॉन दस्तक दे चुका है। पुडुचेरी में रहने वाले 2 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल बेंगलुरु भेज दिए गए हैं और ये दोनों ही कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण से रिकवर हो चुके थे। इनमें एक की उम्र 28 साल बताई जा रही है तो दूसरे की 81 साल। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन पैर फंसाता हुआ पूरे देश में दिख रहा है और अलग अलग राज्य से ऐसी खबरें मिल रही हैं। नए नए केसेस सामने आ रहे हैं और ये ओमाइक्रॉन का ग्राफ आपको बता दें, 2 दिसंबर को 2 केस मिले थे, 17 दिसंबर होते होते ये 100 हो गए। उसके बाद 21 दिसंबर को 200, 25 दिसंबर को 400 और 27 दिसंबर को 600 और आज 29 दिसंबर और आज 700 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो देश में ओमाइक्रॉन के साथ ही कोरोना का केस तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण रोकने के लिए अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया, लेकिन दिन में जो भीड़ नजर आ रही है उसको कैसा रोका जाए? क्या ये मान लिया जाए कि ओमाइक्रॉन सिर्फ और सिर्फ रात में फैलता है, दिन में नहीं? तो जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई ऐसे राज्य ने ये फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए,
लेकिन जैसे जैसे त्योहार की अगर बात करें तो त्योहार के बाद ये केसेस ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर को भी हमने देखा था कि भारी भरकम उछाल इन आंकड़ों में आया था और अब 29 दिसंबर यानी कि आज की तारीख में 700 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं ओमाइक्रॉन के। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक नजर दौड़ाने के बाद भी आपको कोई नजर नहीं आया। दुकानें बंद हो चुकी हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग आपको हर जगह नजर आएगी। जो गलियां आपसे कुछ देर पहले ही लोगों की चहल पहल से भरी हुई थी, अब वो वीरान नजर आ रही है। देश में ओमाइक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट हिंदुस्तान के लगभग हर कोने में पहुंच चुका है। ऐसे में कोरोना के इस नए वेरिएंट को रोकने के लिए राज्य सरकारें अलग अलग कदम उठा रही हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू सबसे ज्यादा आम है। नाइट कर्फ्यू यानी रात के एक समय के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। मार्केट बंद हो जाएंगी, सड़कों पर आवाजाही नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि सरकार कोरोना को रोकने के लिए कुछ कदम जरूर उठा रही है, लेकिन इस फैसले के बाद एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि क्या ओमाइक्रॉन या कोरोना सिर्फ रात में ही फैलता है, जब लोग आमतौर पर अपने घरों पर ही होते हैं, जब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं होती, मार्केट में भीड़ कम रहती है। नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया, लेकिन दिन की इन तस्वीरों का क्या, जब देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कई अलग अलग शहरों में भीड़ वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से आया यह वीडियो रात का नहीं बल्कि दिन का है। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे दिन में लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। मार्केट में पैर रखने तक की जगह नहीं है। वैसे आपको बता दें कि आज भी इन मार्केट्स में कुछ नहीं बदला। भीड़ जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है, लेकिन कर्फ्यू लगेगा तो रात में, दिन में नहीं। दिल्ली में येलो अलर्ट लागू हो गया है। नाइट कर्फ्यू अब रात को 11 नहीं बल्कि 10 बजे से शुरू हो जाएगा। मार्केट ऑड इवन की तर्ज पर सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक खुली रहेंगी। मोहल्ले में आने वाली दुकानें रोज सुबह 10 से 8 के बीच खुल सकती हैं। मॉल्स में भी ऑड इवन सिस्टम जारी कर दिया गया है। रेस्टोरेंट 50% लोगों के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। बार और पब्स में भी सिर्फ 50% तक लोगों के आने की इजाजत है, वो भी दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक। यानी दिन में तो सब कुछ खुला रहेगा, लेकिन पाबंदियां लगेंगी तो सिर्फ रात में, क्योंकि दिन में तो ओमाइक्रॉन सोता है और रात को आराम से बाहर निकलता है। अब जरा उन लोगों की बात सुन लीजिए जिनके बिजनेस को इस नाइट कर्फ्यू की वजह से बड़ी चोट पहुंची है। हम लोग एक्चुअली पहले से खर्चा करके बैठे होते हैं ना। आर्टिस्ट भी हम बुला चुके हैं, पैसे जिसको दे दिए कौन वापस करता है आज के ज़माने में। तो ये अकास्मत डिसीजन मेकिंग जो है ना, विदाउट टेकिंग एनीबडी इनटू कंसिडरेशन, ये थोड़ा सा, फिर भी हम सरकार के साथ हैं। हम भी नहीं चाहते कोरोना फैले, तो जो सरकार निर्देश देगी हम फॉलो तो करेंगे ही, उसको रूल्स तो हमें फॉलो करने ही है। लेकिन दर्द तो पूरा है सीने में, अब क्या बताएं। नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होने के बाद फैक्ट्री मालिकों को माल सप्लाई रुकने का भी डर सताने लगा है, तो वहीं मजदूरों को काम बंद होने का डर है। इंडस्ट्री फिर स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा है और 11 बजे से ही नो एंट्री खुलती है। तो ये ट्रैफिक पुलिस हमारे ट्रक्स को आने वैसे नहीं देगी 11 बजे से पहले। 11 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा तो रॉ मटेरियल आएगा नहीं, और रॉ मटेरियल जितना अंदर होगा, इंडस्ट्री में रोलिंग रॉ मटेरियल होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक होता नहीं। तो इससे हमारी प्रोडक्शनें सबकी डाउन होनी शुरू हो जाएंगी और फिर सेल, और जो हम पिछले कोरोना से मार खाई थी, अब फिर से मार पड़ेगी हम सबको। गाड़ी चलाने का काम करने वाले ये शख्स माल लेकर आया। नाइट कर्फ्यू का पता था, लेकिन सोचा था कि गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन अब रात को दिल्ली का माल नहीं लाएंगे। दिल्ली का माल नहीं लाएंगे, बाहर का ले आएंगे। बाहर तो चालू रहेगा ना। हाँ, पर बाहर भी आसपास बंद है, जिन राज्यों में खुला वहाँ लेके जाओ। वहाँ लेके आएंगे। दिल्ली में दिल्ली में नहीं लेके आएंगे। दिल्ली के बाद अब आपको देहरादून की तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। ऐसे में पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपनी नाकेबंदी शुरू कर दी।
ओमिक्रॉन के संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने आज से उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इस समय हम खड़े हैं घंटाघर पर, जो मेन चौराहा है घंटाघर का। घंटाघर है यहाँ पे, ये पूरा देहरादून का मेन चौराहा है। 11 बज चुके हैं और नाइट कर्फ्यू का ऐलान है। 11 बजने के बाद अभी दिखा सकता हूँ मैं आपको, आइए दिखाता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट से कि पुलिस ने लगातार चेकिंग शुरू कर दी है। यहाँ पे लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और लोगों को रोकना शुरू कर दिया है। और रोकने के साथ साथ चेकिंग, उनसे पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं, उनके नाम, पते, एड्रेस सब लिखे जा रहे हैं और पूरा उन्हें एहतियात के तौर पे आज छोड़ा जा रहा है कि कल से 11 बजे का कर्फ्यू रहेगा। ऐसे में वो कल ऐसी गलती दोबारा ना करें। इवन देहरादून में केसेस अब रिपोर्टेड है, तो उसके चलते जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसमें कि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंट करवाना है। आज पहला दिन है नाइट कर्फ्यू का, तो लोगों को हम बता भी रहे हैं कि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू है। जो बिना मास्क के हमको नज़र आ रहे हैं उनका हम चालान भी कर रहे हैं और धीरे धीरे ये आइडिया सब लोगों तक फैलाया भी जाएगा। नया साल नजदीक आ रहा है तो तीसरी लहर का डर भी सता रहा है। रात में तो कोरोना को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू नाम का मास्टर प्लान लागू कर दिया गया है, लेकिन दिन में आप आराम से बेखौफ होकर घूम सकते हैं, क्योंकि दिन में तो कोरोना सोता है, रात को नहीं। और अब देखिए राज्य की बड़ी खबरें फैक्ट और रिसर्च के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रदेश में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। कल उनकी विजय रथ यात्रा उन्नाव पहुंची, जहां उन्होंने अपनी जनसभा में एक बड़ा ऐलान किया। अखिलेश यादव ने घोषणा की, अगर राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सांड से लड़ जाने की वजह से मौत होने पर पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, अगर सूबे में साइकिल से एक्सीडेंट होता है तो भी पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल ही है। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने ये भी कहा, लगातार समाजवादी रथ चल रहा है, जनता का अपार साथ मिल रहा है, जिससे बीजेपी घबराई हुई है। यूपी में चुनावी संग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज सीएम योगी का लखनऊ, फर्रुखाबाद, अमरोहा और गोरखपुर में कार्यक्रम है। लखनऊ में सुबह 10 बजे सीएम योगी बेसिक शिक्षा विभाग में काम करने वाले रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों से संवाद करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम योगी फर्रुखाबाद पहुंचेंगे, जहां 196 करोड़ की 174 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सीएम दोपहर 2 बजे अमरोहा पहुंचेंगे, जहां 43 करोड़ की 31 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे सीएम योगी गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री नगर निगम के सदन कार्यालय भवन का लोकार्पण और 525 करोड़ की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर के कलेक्टर करमवीर शर्मा, जो इन दिनों अपने फैसले के कारण काफी सुर्खियों में है। डीएम साहब ने लंबी शिकायतों के निपटारे सही समय पर नहीं हुए तो खुद की ही सैलरी रोक दी। आप भी ये सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निपटारे में देरी होने की सजा जबलपुर के डीएम ने खुद को दे दी। काम समय पर नहीं हुआ तो डीएम ने अपने साथ ही कुछ और अधिकारियों की दिसंबर महीने की सैलरी रोक दी। संज्ञान में आया था कि कुछ शिकायतें 100 दिन से अधिक वाली पेंडिंग पड़ी हुई हैं और कुछ कर्मचारी जो हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे थे, तो उनको फास्ट ट्रैक पे वर्क करने के लिए और पूरी संवेदनशीलता के साथ में व्यक्ति से संपर्क करके उनके निराकरण करने के हेतु निर्देशित किया गया है। उसी क्रम में कई लोगों के जो है वो वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए थे। चूँकि जिला प्रमुख मैं भी हूँ, इसलिए मैं भी अपना नैतिक दायित्व इस पर समझता हूँ। हालांकि डीएम साहब का कहना है उनके फैसले के बाद काम में तेजी आई है और अब शिकायतों का निपटारा समय पर हो रहा है।
कल से आज में ही मैंने रिव्यू किया है कि कई केसेस जो हैं संपर्क किए गए और डिस्पोजल किया गया है। आगे 7-8 दिन हम लोग और रिव्यू के इसमें रखेंगे कि ये प्रक्रिया यदि लगातार तेजी से चलती रही तो फिर उसके पश्चात 7 दिन बाद फिर पुनर्विचार होगा। कोई काम पूरा न होने पर कर्मचारियों की सैलरी रोके जाने की खबरें तो पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब डीएम ने खुद अपनी ही सैलरी रोक दी। बचपन का प्यार गाने से मशहूर हुए छत्तीसगढ़ के सुकमा के रहने वाले सहदेव जिर्दू का एक्सीडेंट हो गया। उनके सिर पर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। इस दौरान सुकमा के एसपी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से सहदेव का हाल जाना। घटना की खबर सुन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सुकमा कलेक्टर को फोन कर सहदेव का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का आदेश दिया। रैपर बादशाह ने भी सहदेव की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने ट्वीट किया, सहदेव के परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क में हूँ, वो अभी बेहोश है, अस्पताल के रास्ते में है, मैं उसके लिए खड़ा हूँ, आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। बताया जा रहा है सहदेव दोस्तों के साथ दोपहिया वाहन पर सवार होकर शबरी नगर की ओर जा रहा था, तभी अचानक सड़क पर पत्थर और रेत से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण हर बीतते दिन के साथ साथ तेज होता जा रहा है। अब्बा जान और माफिया से शुरू हुई लड़ाई गन्ना और जिन्ना से होकर के इत्र और मित्र तक जा पहुंची। यूपी की सियासत में धन कुबेर पीयूष जैन नाम के एक ऐसे कैरेक्टर की एंट्री हुई है जो किसका आदमी है का सवाल अब राज्य का हर व्यक्ति पूछ रहा है। चुनावी जंग में बेअदबी और बेजुबानी तेज हो रही है, लेकिन इस बीच जो रिपोर्ट आई है उसने योगी के विरोधियों को बैठे बिठाए एक मौका दे दिया। ये वो नोट है जिसके नाम पर वोट बटोरने की पुरजोर कोशिश है। ये वो कैश है जिस पर यूपी में जबरदस्त चुनावी रेस हो रही है। यूपी की चुनावी चलचित्र बहुत विचित्र है। एक ही सवाल है, एक ही शोर है, एक ही जोर है। इत्र बनाने वाला काले धन का कुबेर किसका मित्र है? 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। मोदी सेना को भ्रष्टाचार के नोट को लेकर अखिलेश पर चोट करने का सुनहरा अवसर मिल गया। इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन होगी। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। काले धन का कुबेर पीयूष जैन के साथ किसका हाथ है? वो किसका है? कौन उसका है? इसी पर लड़ाई हो रही है। कौन सच है, कौन झूठ, ये पता नहीं चल पा रहा है। देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं।
3 दिन से गिने जा रहे हैं और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं, अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उस पर कोई भरोसा कैसे करेगा। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं ना कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी। ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है। और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। पीयूष जैन के बहाने यूपी में गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की जंग हो रही है। मोदी और योगी रैलियों में विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस को लेकर जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसने ही योगी की मुसीबतें बढ़ा दी। ये वो रिपोर्ट है जो यूपी के विकास मॉडल को कटघरे में खड़ी कर रही है। और यूपी के चुनावी समर में हेल्थ इंडेक्स को लेकर के राजनीति जारी है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी है जिस पर सही मायने में कभी भी सच्ची राजनीति नहीं हुई है, वो है रोजगार। हाँ, वक्त चुनाव का है तो रोजगार का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। योगी सरकार को विपक्ष इसी मुद्दे पर घेर रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ से आई ये तस्वीरें कुछ कह रही हैं, कुछ संकेत दे रही हैं। संकेत ये कि क्या यूपी में इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है, या लखनऊ का सिंहासन रोजगार और बेरोजगार के मसले पर तय हो। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूपी की चुनावी जमीन से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें युवा बेरोजगारों की हताशा, निराशा और गुस्सा नजर आ रहा है। ये यूपी के बीटीसी और डीएलएड डिग्रीधारी जो काफी वक्त से प्राथमिक शिक्षा के 57,000 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। मांग नहीं मानी गई तो लखनऊ में विधान भवन से लेकर बीजेपी दफ्तर तक जोरदार प्रदर्शन। आक्रोशित युवाओं की सिर्फ यही भीड़ नहीं है, असंतोष उन सभी शिक्षित नौजवानों में जो नौकरी की बाट जोड़ रहे हैं। 2019 से 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई। करीब 8,000 लेखपालों के पद भरे जाने हैं, पर कब भरे जाएंगे किसी को नहीं पता। पेपर लीक की वजह से यूपी टेट की परीक्षा टल चुकी है। धांधली की वजह से ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1,953 पदों पर भर्ती रद्द हो चुकी है। यूपी के 12 जिलों में सेना की भर्ती होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी टल गई है। इसलिए यूपी का युवा हताश और निराश दोनों है। नाउम्मीदी की दरिया इतनी गहरी होती जा रही है कि बेरोजगार सड़कों पर उतरने को मजबूर है। क्या सोच के अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं? अखिलेश यादव आएंगे और हम लोगों का युवाओं का साथ देंगे, विकास करेंगे। हम लोग के भविष्य के बारे में रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। इंडियन आर्मी भर्ती चाहिए, बस कुछ नहीं है। साल से नहीं आ रही है। जिस प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती और घोटाला हुआ, उसी प्रकार से 2018 से हम लोग बेरोजगार हैं। युवाओं को न नौकरी मिल रही है, न कुछ हो रहा है। जितने भी युवा साथी अगर कोई कह दे, यहाँ पे जितने भी नौदवक धावन, सबसे ज्यादा यहाँ के दौड़ने वाले लड़के यूपी से, भर्ती वाले लड़के कोई भर्ती नहीं है। पुलिस की भर्ती, यानी एक समस्या रोजगार की जरूर समझ में आ रही है। नौजवान देख रहे उतना आक्रोश, इनको कोई भर्ती नहीं हो रही है, बेचारे दौड़ रहे हैं। कोई परीक्षा रद्द करा दी जा रही है, इनकी हर 28वां परीक्षा रद्द हुई है। सर नहीं, रोजगार का मुद्दा है, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो कपड़े उतार कर तो विरोध प्रदर्शन होता है, आप समर्थन जताने आए। ये अखिलेश भैया की दीवानगी है। और ये दीवानगी का आलम है, दीवानगी में ये किया हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया के लिए हम लोग कुर्बान हैं, उनकी दीवानगी है। और रही बात बदलाव की, तो बदलाव 2022 में होके रहेगा।
और जो एक पेपर टेट नहीं संभाल पा रहे हैं वो स्टेट क्या संभालेंगे। यूपी में राज्य कर्मचारियों के 3.25 लाख पद खाली। अगर इसमें शिक्षकों के खाली पोस्ट को भी शामिल कर दिया जाए तो यह आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच जाता है। नौजवानों को कितने लाख नौकरी दे दी है, इनके विज्ञापन ये कहते हैं कि इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। अभी जब लखनऊ में मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन लिया, वैसे तो हम और आप सब गाँव वालों कितनों को नौकरी मिल गई और बड़े इंतजार के बाद इन्होंने स्मार्टफोन बांटे हैं, टैबलेट बांटे हैं। बताओ गाँव वालों कितनों को आपको टैबलेट और बड़ी तादाद में सरकारी विभागों में पद खाली है। खाली पोस्ट पर भर्ती की जरूरत होनी चाहिए पर हो नहीं रही। लेकिन क्यों, इसका मुकम्मल जवाब नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए अब बात उस नामकरण की जिसके तहत अकबर इलाहाबादी अकबर प्रयागराजी हो गया। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा पर सच यही है, यूपी में ऐसा हुआ है। ये देखिए, मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी के नाम से हुई ये छेड़छाड़ उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट के अबाउट इलाहाबाद वाले कॉलम में दर्ज हुआ है। ये देखिए, शायरों के बदल दिए गए हैं नाम। पहले राशिद इलाहाबादी था, उसके बाद राशिद प्रयागराजी कर दिया गया, जिसको लेकर के अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा पहले तेग इलाहाबादी था, उसके बाद तेग प्रयागराजी कर दिया गया। तो एक एक करके ये जो नाम बदले गए हैं उसको लेकर के, इस नए नामकरण को लेकर के अब कई तरीके के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आयोग की वेबसाइट पर अबाउट इलाहाबाद का एक कॉलम है और इसी में क्लिक करने से इलाहाबाद के इतिहास और इसकी उपलब्धियों से संबंधित एक पेज खुलेगा जो अंग्रेजी में है। और लोगों के नाम के साथ साथ योगी सरकार में कई चीजों के नाम बदले गए हैं, जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन को अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के नाम से जाना जाता है। जिस फैजाबाद जिले में अयोध्या आया करता था, अब उस जिले का नाम भी अयोध्या कर दिया गया। ऐसे ही कानपुर के पनकी स्टेशन का नाम भी बदल करके पनकी धाम कर दिया गया है। और दिल्ली में बने यूपी सदन का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी रख दिया गया। यूपी भवन को अब उत्तर प्रदेश भवन संगम के नाम से जाना जाता है और वहीं गोरखपुर के उर्दू बाजार को अब हिंदू बाजार के नाम से जाना जाता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोडा ने आज भी अपनी हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। फोडा के प्रतिनिधि के मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में कोई बात नहीं बनी और इसके बाद एसोसिएशन ने देर रात अपनी बैठक की और फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने यह बताया कि बैठक में फैसला हुआ है कि हम अपनी हड़ताल को यूं ही जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। पुलिस ने हमारे साथ जो किया है उसके खिलाफ अब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। जब तक एफआईआर वापस नहीं होती और लिखित माफी नहीं मांगी जाती तब तक हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। तो मनसुख मांडविया ने पुलिसिया कार्रवाई पर खेद जताया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त में रेसिडेंट डॉक्टर्स को काम पर लौट जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन कर रहे ये डॉक्टर्स काम पर लौट जाएंगे? जिन डॉक्टरों को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भगवान बताया गया था, आखिर आज कोई भी उनकी सूद लेने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा? आज आपकी बैठक में सर क्या सही नहीं हुआ हेल्थ मिनिस्टर के साथ की जो आपकी जहां बात नहीं बन पाई? पहली बात तो कि जो कल हमारे साथ पुलिस वालों ने किया है, बहुत गंदे तरीके से गाली दी है और मारा हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ अभी तक। उनकी तरफ से ना तो कोई अपॉलॉजी आई है, उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर डाल दिया गया है। तो ये सब कारण है जिसके कारण हम सोचे कि नहीं, हमें नहीं करना। जब तक हमें हमारा एफआईआर वापस नहीं होता है और अपॉलॉजी नहीं मांगी जाती है तब तक हम नहीं कॉल ऑफ करेंगे। हमें बेसिकली हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसमें हमें मिस हैंडल किया गया है, हमें पुश किया गया है, कई डॉक्टर्स को स्लैप्स मारे गए हैं। हमने नहीं किया, उन्होंने हमें ब्लॉक किया।
हमें उठा उठा के भर के बस में ले गए। जुबान पर नारे, हाथों में पोस्टर और पुलिस से बगावत करते ये वही रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो अपनी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से सड़क पर हैं। सरकार मांगे सुन नहीं रही। प्रदर्शन से नाराज होकर पुलिस पिटाई और गिरफ्तारी का रास्ता अपना रही। यही मांग रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें जो हमारे साथ बदतमीजी करी उसके लिए एक अपॉलजी चाहिए और हमें काउंसलिंग चाहिए। ये वही रेजिडेंट डॉक्टर हैं जिनके लिए कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तालियां बजी थी, थालियां बजी थी, फूल बरसाए गए थे, दिए जलाए गए थे, शंख बजाए गए थे। ये वही डॉक्टर हैं जिन्हें थैंक यू कहने के लिए कई तरीके अपनाए गए थे। अब वही रेजिडेंट डॉक्टर विरोध में अपने लैब कोट एप्रेन लौटा चुके हैं। पुलिस ने पहले धक्का मुक्की की, फिर कुछ को हिरासत में लिया। हमारी जो पीजी नीट काउंसलिंग है 2021 जून में नए डॉक्टर्स आने थे, अभी तक काउंसलिंग तक हुई नहीं है। हम यही मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जल्दी वर्डिक्ट मिले और काउंसलिंग की डेट जल्दी आए और काउंसलिंग जल्दी हो और नए डॉक्टर्स भी जल्दी आए। अफसोस की बात है पर सच है, अब फिर से कोरोना के खतरे की घंटी बजने लगी है और वही रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर है। मांगे सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि सरकार तो चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। विधानसभा चुनाव के लिए रोज रोज रैलियां हो रही है, भीड़ जुटाई जा रही है। चुनाव होगा तो 5 प्रदेश में नए विधायक चुने जाएंगे, नए मंत्री बनेंगे, नए सीएम बनेंगे, लेकिन देश में नए डॉक्टर कैसे तैयार होंगे, इसकी चिंता किसी को नहीं। ना तो केंद्र सरकार को, न स्वास्थ्य मंत्रालय को। अपने भविष्य की चिंता में डूबे रेजिडेंट डॉक्टर खुद ही सड़क पर उतर गए। प्रदर्शन लगातार जारी। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी काउंसलिंग में देरी की वजह से हड़ताल पर। इसी साल सितंबर के महीने में परीक्षा का रिजल्ट तो आया, लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई। इससे हुआ ये कि रेजिडेंट डॉक्टरों का काम बढ़ गया, उनकी ट्रेनिंग प्रभावित हुई। सेकेंड ईयर वालों को फर्स्ट ईयर का भी काम करना पड़ा। इससे अलग करियर पर भी असर पड़ा। जी, हमें कल जो हादसा हुआ, हमारे डॉक्टरों के ऊपर जो अत्याचार किया गया पुलिस वालों ने, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। वो चीज़ देखने के लिए कोई नहीं है। जब कोरोना हुआ हमने अपनी पूरी सर्विसेज दी। हमें कितनी बार कोरोना होकर के हम खुद प्रताड़ित हुए हैं इस चीज़ से, बट जब आज हम ओवरवर्क्ड हैं, हमारी काउंसलिंग नहीं हो रही है और हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो सरकार हमें नहीं सुन रही है। रेजिडेंट डॉक्टरों की काउंसलिंग का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में डॉक्टर चाहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ेंगे तो डॉक्टरों के लिए दिक्कतें फिर से बढ़ने लगेगी। लेकिन सरकार चुनावी एजेंडे को हवा दे रही है, डॉक्टरों के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। नाराज डॉक्टरों ने एक ही तरीका अपनाया, काम बंद, प्रदर्शन शुरू। अस्पतालों में ओपीडी सेवा का बहिष्कार, इमरजेंसी सेवा में भी काम नहीं, कोविड वार्ड में ड्यूटी नहीं, नए एडमिशन जल्द हो इसकी मांग की गई। सरकार वर्क फोर्स बढ़ाए ये भी कहा गया। रिजर्वेशन पॉलिसी पर जल्द सुनवाई हो ये भी मांग रखी गई। लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही गई। एक तरफ ओमाइक्रॉन से खतरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इसी के बराबर सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को प्रिकॉशन डोज देने की बात कह रही है। यह अजीब बात है, लेकिन सच है। जिन डॉक्टरों को लेकर सरकार काफी गंभीर होने का दावा कर रही है, उनकी परेशानियों और मांगों पर चुप्पी लगातार सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो डॉक्टरों की हड़ताल का सीधा असर अस्पताल आने वाले मरीजों पर पड़ रहा है। ना तो उन्हें कोई देखने वाला है और ना ही इलाज करने वाला। अभी दिल्ली के कई ऐसे अस्पताल में कैसे हालात हैं, मरीज कैसे इलाज के लिए परेशान हैं, कैसे उनके तीमारदार भटक रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यहाँ से रेफर कर दिए, दूसरा टन जाना है। आपको इलाज नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर बोल रहे जब स्ट्राइक खत्म होगा तब का तब देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं। 3 दिन से आ रहे जा रहे, कोई वो नहीं हो रहा है। डॉक्टर अपना वो कर दिया कि अपना जाओ घर में, फिर देखना। ना खाना खा रहा है और ना नींद आ रही है इसे, और इसके बुखार है बहुत। डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मरीज परेशान है। कोई ऑपरेशन के बाद स्टिच खुलवाने के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहा। सफदरजंग अस्पताल में अपने बच्चे के साथ डॉक्टर का इंतजार कर रही महिला आखिर में रोने लगती है। बीमार बच्चा लगातार परेशान है। माँ इस दर्द को देख नहीं पाई, आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या बता रहे हैं? तो यहाँ से रेफर लोग दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। क्या कह रहे हैं? आप स्ट्राइक ये बोल रहे हैं? तो यहाँ से
रेफर कर दिए, दूसरा ठन जाना है। आपको इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्या है दिक्कत, क्या है बच्चे को? पूरा शरीर में सूजन। डॉक्टरों की हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ता है। ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भटक रहे इस परिवार के सामने मुसीबतें बड़ी है, समाधान के नाम पर कुछ भी नहीं। इनका आंत का ऑपरेशन हुआ है, स्ट्रोमा बैग लगा हुआ है। हाँ। और ट्यूसडे की डेट दी थी, 2 बार डेट दे चुके हैं बट कैंसिल हो चुका है, जिसके कारण इनकी कंडीशन थोड़े सीरियस है। तो आप लोग को खुद ले जाना पड़ रहा है आप लोग को? हाँ। कोई यहाँ पर नहीं हेल्प करने? नहीं। तो कब से यहाँ पर ये एडमिट थे? ये 16 तारीख है। में तो आज आधा ऑपरेशन करके छोड़ दिया आप ये बता रहे हैं? हाँ। तो अब क्या डॉक्टर्स क्या दलील दे रहे हैं, कब होगा क्या होगा कुछ बताएं? डॉक्टर बोल रहे जब स्ट्राइक खत्म होगा तब का तब देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं। हर अस्पताल की लगभग एक ही कहानी है। मरीज भटक रहे हैं। अपने 10 साल के बेटे को गोद में लेकर खड़ी ये महिला लगातार 3 दिन से अस्पताल आ रही है। बेटे के पैर का इलाज नहीं हो रहा। हर दिन परेशान होकर घर लौट जाती है। 3 दिन से हम वापस आते हैं फिर चले जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? बेटा आपका? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं? कितने दिन? 3 दिन से आ रहे जा रहे, कोई वो नहीं हो रहा है। डॉक्टर अपना वो कर दिया कि अपना जाओ घर में फिर देखना। तो अभी क्या आप लोग वापस ले जाएंगे घर? हाँ, तो घर ही ले जा रहे अभी। ये किसी एक मरीज की दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हजारों मरीज परेशान हैं। कंधे पर अपने बेटे को लेकर अस्पताल लेकर आई माँ के पास कहने को कुछ नहीं है। बेटा ना तो खा रहा न सो रहा, बीमारी गंभीर है, इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं। अभी आ ही रहे हैं घर से। क्या दिक्कत हुई इनको? इसको न खाना खा रहा है, ना नींद आ रही है इसे, और इसके बुखार है बहुत ज्यादा बुखार है। तो आप लोग कब पहुँचे अस्पताल? अभी सर अभी तुरंत उतरे। क्या बोला गया यहाँ पर आपको? वहाँ से उनसे पूछे थे ना पुलिस वाले, सर से बोले अंदर जाइए आप, पैदल जाइए पर गाड़ी अंदर जाने नहीं देंगे। बस इतना ही बोले कि दिखाइए आप जाके। तो आप लोग कहाँ अभी कहीं गए हो इमरजेंसी ओपीडी कहीं? नहीं सर, अभी तो आई हूँ। ये सारी तस्वीरें सिस्टम के सामने एक सवाल है कि डॉक्टरों की हड़ताल खत्म नहीं होगी तो मरीजों को कौन देखेगा? डॉक्टरों की हड़ताल खत्म नहीं होगी तो मरीजों के इलाज का क्या होगा, जिन्हें तारीख देकर अस्पताल बुलाया गया है? और सवाल ये भी कि सरकार और डॉक्टरों के बीच की इस लड़ाई में मरीजों का कसूर ही क्या है? दिल्ली से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज को लेकर के राजस्थान में बवाल मच चुका है। अजमेर में गुर्जर समाज लोगों ने फिल्म को लेकर के जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और गुर्जर समाज के लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई है तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। ये एक और रण है, राजस्थानी रण, रेगिस्तानी रण, रील पर रण, फिल्म पर रण। अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म आने वाली है जिसका नाम है पृथ्वीराज। ये फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनी है, लेकिन रिलीज से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। विरोध में राजस्थान का गुर्जर समाज और करणी सेना दोनों। गुर्जर समाज का आरोप है कि फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ की गई है और गुर्जर हैं, गुर्जर रहेंगे और वो हमारे देवनारायण मंदिर के भगवान देवनारायण के वंशज से आते हैं, चौहान वंश से हैं। इनकी पीढ़ियों में आगे जाके आप कौन सा पुराना इतिहास उठा के देख लो, किताबें देख लो और सारी गाथाएं जहाँ देख लो, पृथ्वीराज चौहान कोई ये कर ही नहीं सकता। 101% गुर्जर है। फिल्म पर रोक लगे, इसकी मांग को लेकर गुर्जर समाज अजमेर की सड़कों पर उतरा। ऐलान किया गया कि डायरेक्टर फिल्म दिखाएं, तभी पिक्चर रिलीज होने दी जाएगी। पृथ्वीराज चौहान ही गुर्जर है, इसलिए हमारा निवेदन है कि उस सही दिखाया जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए उसके साथ। उसने डायरेक्टर ने कोई पूरा जान बिना उसके हिस्ट्री पढ़ाए और फिर पिक्चर बनाने दी उसने। ये हमारा निवेदन है। प्रशासन को इसलिए ज्ञापन देना है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए और जो वास्तविक है तथ्य उसको रोका जाए। छेड़छाड़ करेगा तो हमारे को बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तो कम आया, फिर उसके बाद पूरा उग्र आंदोलन होगा। वहीं करणी सेना को फिल्म के नाम पर ही दिक्कत है। उसका कहना है कि फिल्म के टाइटल में सम्राट पृथ्वीराज को सम्मान नहीं दिया गया है, इसीलिए फिल्म का नाम बदलने की मांग हो रही है। पद्मावत और जोधा अकबर के बाद पृथ्वीराज तीसरी ऐसी फिल्म है जिसका राजस्थान में विरोध हो रहा है। विवाद सनी लियोनी के मधुबन में राधिका नाचे वाले गाने पर भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर सनी की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है।
ट्विटर पर अरेस्ट सनी लियोनी ट्रेंड हुआ। रणवीर सिंह की फिल्म 83 को देश विरोधी बताया गया। इसके बॉयकॉट की मांग की गई। सबसे मुश्किल ये है कि विरोध की ऐसी फितरत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। देश के कोने कोने में अलग अलग प्रेशर ग्रुप बन गए हैं जो प्रेशर बनाकर अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर फिल्मों का विरोध करने वाले लोग। सूरत हाल ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी और क्रिएटिविटी खतरे में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।